नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि जयराम रमेश उनके जो नेता हैं उनका बहुत बड़ा बयान आया है। इस बयान के कुछ मतलब निकलते हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा की आरंभिक सफलता से कांग्रेस सातवें आसमान पर हो गई है, कांग्रेस हवा हवाई हो रही है, या कांग्रेस ने अपनी विपक्ष की राजनीति को लेकर अपनी नीति रणनीति में बदलाव किया है और अब उसने तय कर लिया है कि कांग्रेस मुख्य धुरी ही बनकर चुनाव लड़ेगी। जयराम रमेश का बयान एक डिजिटल चैनल सत्य हिंदी में उनके जो संपादक हैं आशुतोष को दिया हुआ इंटरव्यू से निकाला गया है। उसमें वो कह रहे हैं जयराम रमेश कि देखिए, कांग्रेस विपक्ष के साथ जो गठबंधन करेगी, जो भी मोर्चा बनेगा, वो कमजोर कांग्रेस के साथ नहीं होगा, वो एक मजबूत कांग्रेस के साथ होगा। आगे जोर देकर वो कह रहे हैं कि अगर कोई ये सोचे कि 200 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उसी 200 सीटों से ही संतुष्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जोर देकर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जयराम रमेश कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राहुल गांधी के साथ लगातार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ताओं के प्रवक्ता हैं, यानी मुख्य प्रवक्ता हैं। स्वाभाविक रूप से वो ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे। तो क्या ऐसा ही कुछ राहुल गांधी भी सोचते हैं? तो क्या ऐसा ही कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोचते हैं? अगर वास्तव में यही सोच है कांग्रेस की, तो क्या माना जाए कि विपक्ष कभी एक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? वैसे ये मेरी अंदर की धारणा है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में विपक्ष 2024 से पहले मोदी को टक्कर देने में के लिए कभी एक नहीं हो पाएगा। पता नहीं मुझे क्यों लगता है। चलिए, अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि साहब 200 पर लड़ लें, ऐसा नहीं होगा। तो कितनी चाहते हैं वो सीटें लड़ना? यानी पूरे देश भर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन भी रहे और कितनी सीटें मिले? 543 हैं लोकसभा की सीटें, उसमें से क्या वो 250 चाहते हैं, 300 चाहते हैं? तो क्या विपक्ष 243 में ही संतुष्ट हो जाएगा? और दूसरी पार्टियां जो खासतौर से रीजनल पार्टियां जिनके अपने अपने इलाके में अच्छा खासा होल्ड है। अब आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 200 सीटों पर, कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, सीधा मुकाबला हुआ था और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 94% के भी आसपास था। तो जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट 94% हो, उसको कांग्रेस कैसे चुनौती दे पाएगी? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस और बीजेपी इस समय आमने सामने कहां कहां लड़ सकती है लोकसभा चुनाव में? राजस्थान की 25 सीटें हो गई, गुजरात की 26 सीटें हो गई, मध्य प्रदेश की 29 सीटें हो गई, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हो गई। तो कुल मिलाकर, हाँ, दिल्ली और माफ कीजिएगा, उत्तराखंड और हिमाचल की 9 सीटें हो गई। और इसके साथ साथ उड़ीसा में कोई और विपक्षी पार्टी है नहीं बीजेपी के अलावा, तो 20 सीटें। तो कुल मिलाकर इन सीटों की संख्या बनती है 120 सीटें, जहां कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस के बीच में नहीं आने वाली कि साहब हमें भी कुछ सीटें दे दो। चलिए, केरल के अंदर वाम मोर्चा और कांग्रेस का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलग अलग चुनाव लड़ता रहा है, तो 20 सीटें कांग्रेस यहां भी लड़ेगी और पिछली बार भी अच्छी खासी सीटें वो निकाल कर ले गई थी। कर्नाटक में अगर जेडीएस के साथ समझौता नहीं होता है, जो शायद नहीं हो, क्योंकि बीजेपी भी डोरे डाल रही है जेडीएस पर और कांग्रेस के अंदर भी जो स्थानीय नेता हैं उनमें मतभेद है। डीके शिव कुमार नहीं चाहते, सिद्धारमैया चाहते, कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। तो 28 सीटें लड़ लेगी कांग्रेस अपने दम पर, तो भी ये 168 170 सीटें होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम में 14 सीटें हैं। अगर बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता कांग्रेस नहीं करती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि शायद नहीं करेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ खटास हो गई थी, और बाकी नॉर्थ ईस्ट की कुल मिलाकर 24 सीटें हैं। और इसके अलावा गोवा की 2 सीट हो गई, चंडीगढ़ की 1 सीट हो गई, दादर नगर हवेली की 1 सीट हो गई, हालांकि वहां शिवसेना जीती है, और फिर अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप की, तो 6 सीटें हो गई। तो कुल मिलाकर यह बैठ गया 200 का आंकड़ा। तो क्या कांग्रेस को इन 200 सीटों पर संतुष्ट हो जाना चाहिए और बाकी की सीटें अपने विपक्षी पार्टियों के लिए जिनके साथ अलग अलग राज्यों में गठबंधन हो छोड़ देना चाहिए? नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी।
तो अब समझौते कहां कहां कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस की हिस्से में कितनी कितनी सीटें आ सकती हैं, बहुत कंजर्वेटिव होके चलते हैं। अब जैसे देखिए, हरियाणा है, पंजाब है और दिल्ली है, कुल मिलाकर 30 सीटें हैं। आदर्श स्थिति तो ये होगी कि यहां आम आदमी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन कर ले और 15-15 सीटों पर लड़े। झारखंड में 14 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर लालू की पार्टी, अब उनके साथ नीतीश की पार्टी, फिर कुछ वाम दल, सबका एक महागठबंधन है। तो कांग्रेस के हिस्से में 14 में से 2 से ज्यादा क्या सीटें आएंगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ और आरएलडी के साथ और अन्य छोटी पार्टियों के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है, तो कांग्रेस को 10 सीटों से ज्यादा क्या वो देंगे चुनाव लड़ने के लिए। पिछली बार आरएलडी और अखिलेश के गठबंधन को जो विधानसभा में सीटें मिली थी, उसको लोकसभा सीटों में ट्रांसलेट किया जाए तो करीब करीब 28-30 बैठती हैं। इसके अलावा 28-30 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियां मिलकर, उनका गठबंधन मिलकर दूसरे नंबर पर रहा था। कांग्रेस चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर खिसकी हुई थी। तो 60 सीटें तो ऐसी ही हो गई। अब आगे चलते हैं, कुछ और राज्य लेते हैं कि जैसे हमने बात की उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु में स्टालिन 39 और पुडुचेरी की एक सीट, लोकसभा की 40 सीटें, और वहां भी उनका गठबंधन है, छोटी पार्टियां हैं। और स्टालिन मुझे नहीं लगता 4 या 5 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देंगे, या कांग्रेस को इससे ज्यादा की उम्मीद भी करनी चाहिए। तमिलनाडु की बात हो गई। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत मजबूती के साथ वो दूसरे नंबर पर आ गई तो कहानी अलग है। नहीं तो फिर 17 में से अगर केसीआर के साथ समझौता होता है, वैसे समझौता होना मुश्किल है, तो भी 17 में से 3 या 4 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, कांग्रेस वहां ना 3 में है ना 13 में है। उसको चाहिए कि वो टीडीपी को से भी हाथ मिला ले, छोटे और दलों से भी हाथ मिला ले, फिल्मी हस्तियों वाले छोटे छोटे दल बनाकर चुनाव लड़ते हैं, सबसे हाथ मिला ले और 25 में से 12-13 सीटें खुद लड़े और 12-13 सीटें अपने गठबंधन को दे दे। इससे ज्यादा कहानी नहीं। बंगाल में 42 सीटें ममता पर पूरा छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को कायदे से, और बदले में ममता से एश्योरेंस ले लेना चाहिए कि वो असम कांग्रेस के लिए छोड़ देगी, त्रिपुरा कांग्रेस के लिए छोड़ देगी और दूसरी जगह कोई दखल नहीं देगी। तो कुछ ऐसी कहानी बन सकती है। क्या बनेगी नहीं, ये आगे की बात है। बिहार की बात, हाँ, बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में महागठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, उसमें लालू की पार्टी भी है, नीतीश कुमार भी हैं। तो 40 में से कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी लड़ने के लिए? 4, कुछ लोग कहते हैं 5, इससे ज्यादा तो नहीं लगता। तो ये कुल मिलाकर इन सीटों की संख्या हो जाती है करीब करीब 60, 55-60। तो 200 और 55, 50 मान ले चलिए, 250। तो किसी भी सूरत में कांग्रेस 250 से ज्यादा का आंकड़ा कांग्रेस के पास लगता नहीं है कि जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर की भी 6 सीटें, चलिए उसमें से 2 मान ली हमने, तो मोटे तौर पर हम मोटा मोटा हिसाब लगा रहे हैं। तो जयराम रमेश ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मजबूत कांग्रेस, कांग्रेस क्या हिमाचल जीतकर मजबूत हो गई? गुजरात में बुरी तरह से पिटे हैं, एमसीडी चुनाव में बुरी तरह से पिटे हैं, वोट परसेंटेज आपका पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है। तो कुल मिलाकर आप किस आधार पर कह रहे हैं? यह गलतफहमी क्यों पाली हुई है कांग्रेस ने? और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस मजबूत होगी 2024 से पहले, यह तय कैसे होगा? यह भारत जोड़ो यात्रा से या उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा से या फिर पूरब से पश्चिम की प्रस्तावित यात्रा से तय नहीं होगा। वो चुनावी नजरिए से तय होगा। वो तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव से तय होगा, जिसमें कुल मिलाकर करीब 115-116 लोकसभा की सीटें आती हैं और जिसमें से कांग्रेस पिछली बार सिंगल डिजिट में रही थी। सिंगल डिजिट में यानी 10 से भी कम सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं 2 सीटें, मध्य प्रदेश में 1 सीट, कर्नाटक में भी 2-3 सीटें, तेलंगाना में शायद 4 सीटें जीती थी, राजस्थान में 0 मिला था। तो आपकी स्थिति तो ये है। और यहां पर फिर आप पर महती जिम्मेदारी है कि राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आपको वहां सत्ता में वापस आना है। कर्नाटक में बीजेपी को पछाड़ना है, जो कि आदर्श स्थिति है। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं बीजेपी बहुत कमजोर विकेट पर है, और अगर कर्नाटक भी कांग्रेस नहीं जीत पाई
तो फिर कांग्रेस को भारत जोड़ो या खैर तब तक तो भारत जोड़ो खत्म हो जाएगी यात्रा, कोई और यात्रा निकालनी बंद कर देनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, अभय दुबे जैसे जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनका तो ये कहना है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक भी नहीं निकाल पाई तो फिर राहुल गांधी को राजनीति छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां हैं अगर मगर किंतु परंतु वाली, और ऐसे में कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान कि कांग्रेस मजबूती के साथ, अच्छा है, ये आशावाद अपनी जगह अच्छा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत भी, जमीनी धरातल को भी देखना, परखना, सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से ही बयान देने पड़ते हैं। अब उनका ये कहना कि अगर कोई ये सोच रहा है कि 200 सीटों पर कांग्रेस सहमत हो जाएगी, 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो क्या हम मानकर चले कि विपक्ष की एकता भी नहीं होने वाली? बिल्कुल नहीं होने वाली। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे भी दबा दीजिए ताकि अगले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो के लिए। और @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे इंतजार है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।